आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टिवली इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो बस लाइक कर देना वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फादर इज़ ब्लाइंड डैश द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे पिता के लिए ये बोला जा रहा है कि अपने बेटों की जो फॉल्ट्स हैं, कमियाँ हैं, उसके लिए वो अंधा है, यानी अनदेखा करता है उन चीज़ों को। तो यहाँ पर जो प्रिपोजिशन है वो क्या यूज़ होगा? ऑफ होगा, टू होगा, विद होगा या फिर फॉर का यूज़ इनका होगा। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। अभी हम ब्लाइंड के साथ में जितने भी प्रपोजिशन आते हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कहाँ पर टू आता है, कहाँ हम ऑफ लगाते हैं, कहाँ विद लगाते हैं, कहाँ अबाउट आता है। तो हमने ये जान लिया, जब कोई भी इंसान किसी की गलतियों को अनदेखा करेगा, ओवरलुक करेगा, तो वहाँ पर हम ब्लाइंड के साथ में टू का यूज़ करेंगे। ठीक है? टू कब लगाएंगे? जब कोई भी किसी की चीज़ों को इग्नोर करेगा, ओवरलुक करेगा। एंड ब्लाइंड के साथ में इन प्रिपोजिशन तब आता है जब कोई फिजिकली ब्लाइंड होता है, यानी जो आँख से अंधा होगा उसके लिए हम ब्लाइंड इन का यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर हम ब्लाइंड की बात कर रहे हैं और ब्लाइंड के साथ में प्रिपोजिशन विद लगा रहे हैं, तो वो कब आएगा, यूज़ होगा? उसके साथ में हमें ये याद रखना है, अगर हमें ब्लाइंड के साथ में विद लगाना है तो बात हो जाएगी ब्लाइंडेड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, यानी जब कोई किसी भी प्यार में या फिर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ में जो चीज़ें नहीं दिखती हैं, प्यार में अंधा हो जाता है, गुस्से में अंधा हो जाता है, जैसे कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हमने देखा होगा गुस्से में अंधा हो गया, उसने उसको शॉर्ट कर दिया, इस तरीके, तो वहाँ विद का यूज़ करते हैं। तो ब्लाइंड ऑफ का जो यूज़ है वो ओल्ड फैशन है, रेयर यूज़ है। बाकी इन यूजेस को देख लो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी इन का, कभी टू का, कभी विद का, इस तरीके से आपने देख लिया है। हमने ओवरलुक किया गलतियों को, तो हमने टू का यूज़ किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देयर वाज नो कॉज डैश एंजाइटी। अब 1 एंड 2 एंड 3 में ये देखना है कि दोनों में ही हम कॉज की बात कर रहे हैं, और कॉज जब होगा तो प्रपोजिशन अलग अलग आएगा। अब हमें ये देखना है फॉर कब आएगा, ऑफ कब आएगा। तो यहाँ तो फॉर आएगा। क्यों आएगा फॉर? मतलब यहाँ पे कॉज फॉर का यूज़ तब हुआ है जब वजह है, यानी कि क्या है, देयर वाज नो कॉज फॉर एंजाइटी, यानी कि उसकी एंजाइटी की कोई वजह नहीं है, चिंता का कोई कारण नहीं है। आधार के रूप में किया जा रहा है। जब हम किसी भावना, जैसे चिंता है, खुशी है, डर, इनके पीछे की वजह की बात करते हैं, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। कॉज फॉर अ रीज़न, फॉर एन इमोशन, या फिर कोई भी ऐसी बात है जहाँ पर हमें ये पता है कि ये कॉज है, इसकी बात की जा रही है, तो जब कॉज है तो हम फॉर लगाएंगे। यहाँ पर एंजाइटी कॉज है तो कॉज फॉर हो गया। तो एक सिंपल लाइन में अगर हम इसको समझें, तो जब किसी, जैसे भावना है, डर है, चिंता है, खुशी है, उसकी होने की वजह बतानी हो तो कॉज फॉर लगाओ। और जब किसी भी जो इवेंट है या फिर कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें हुई हैं, उनका जो स्रोत बताना है, तो कॉज क्या लगाना है, हम ऑफ लगाते हैं। यहाँ पर उसका क्या है, व्हाट वाज द कॉज, यहाँ पर ऑफ आ जाएगा, ऑफ हिज एंजाइटी। मतलब यहाँ पर ये बताना है कि उसकी घटना का स्रोत क्या है, तो क्या है, यहाँ पर एंजाइटी की बात की जा रही है। फिर से रिपीट करती हूँ, जब भी किसी इमोशन, यानी जैसे चिंता है, डर है, खुशी होने की वजह बतानी हो तो फॉर लगाओ। और जब भी कोई भी जैसे घटना है उसका स्रोत बताना है कि ओरिजिन क्या है, क्या चीज़ से स्टार्ट हुई, तो ऑफ लगा दो। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ही इज़ ब्लेस्ड डैश गुड हेल्थ एंड इज़ ब्लेस्ड डैश चिल्ड्रन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ही इज़ ब्लेस्ड, उसे गुड हेल्थ भी मिली है एंड उसे अच्छे बच्चे भी मिले हैं, हेल्दी बच्चे भी मिले हैं। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो हम यूज़ करेंगे विद दोनों में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हम इसको यहाँ पर, इनको कट करके यहाँ पर विद कर दें, ही इज़ ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ एंड इज़ ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, यहाँ पर दोनों में ही विद आ जाएगा। ए में भी ब्लैंक में विद आएगा, एंड जो भी ब्लैंक स्पेस दिया है उसमें भी ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, ही प्राइड्स हिमसेल्फ डैश हिज गुड हेल्थ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑन होगा, इन होगा, ऑफ होगा, या फिर फॉर का यूज़ होगा। ये भी याद रखना, जब भी जो प्राइड है, तो प्राइड जब भी वर्ब का काम करेगा तो उसके साथ में हमेशा ऑन आएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो प्राइड है ना, प्राइड यहाँ पर क्या काम कर रहा है, प्राइड्स हो गया ना, प्राइड्स हिमसेल्फ, तो ये यहाँ पर एक वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ हो जाएगा। यानी प्राइड का यहाँ पर फील प्राउड अबाउट की बात हो रही है। तो हाँ, यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राउड ऑफ का यूज़ होगा। जैसे प्राइड के साथ में इन का बात है, प्राइड इनका मतलब तो फील प्राउड अबाउट, यानी किसके बारे में वो गर्व कर रहा है, तो वहाँ पर हम प्राइड के साथ में इनका यूज़ करते हैं। और प्राइड के साथ में ऑन का बात है, प्राइड वन सेल्फ, यानी खुद पर, यानी वर्ब की तरह जब काम करेगा।
और भी देख लेते हैं प्राइड के साथ में और कौन सा प्रपोजिशन आता है। प्राइड के साथ में ऑफ कब आता है, प्राइड के साथ में इन देख लिया हमने, ऑन देख लिया कब आएगा, प्राइड वन सेल्फ करेगा जब, एंड प्राइड के साथ में ऑफ कब आएगा, जब भी किसी भी चीज़ पर या फिर हम किसी भी एडमाइड पर, अ थिंग एडमाइड, और क्या हो जाएगा, वैल्यूड, यानी किसी भी चीज़ को हम एडमायर करते हैं या फिर वैल्यू करते हैं तो हम प्राइड के साथ में ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ही प्राइड्स हिमसेल्फ यानी वन सेल्फ की बात हो रही है तो हम यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है प्राइड्स। यहाँ पर ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ही हैज़ प्राइड डैश वेल्थ। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो उसे अपनी किसी भी चीज़ पर घमंड है, किस पे, वेल्थ पे घमंड है। तो यहाँ पे याद रखना आपको, यहाँ पर जब भी प्राइड एक नाउन के सेंस में यूज़ होगा, जैसे हैज़ प्राइड, तो उसके साथ में इन आ जाएगा। यहाँ पर जब वर्ब की तरह यूज़ होगा तो ऑन लगेगा, और यहाँ पर होने के लिए पोजेशन दिखा रहा है ना, तो इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। ही हैज़ प्राइड इन वेल्थ हो जाएगा यहाँ। अगर सेंटेंस में प्राइड्स हिमसेल्फ हर सेल्फ आए तो ऑन लगाओ, अगर हैज़ प्राइड या फिर टेक प्राइड आए तो हमेशा इन लगाओ। समझ गए? इतना सा आपको समझना है, बाकी का हमने समझ लिया है। ही हैज़ प्राइड इन वेल्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, शी इज़ प्राउड डैश हर वेल्थ। यहाँ पर प्राइड ऑफ आएगा, क्योंकि ये देखो ऊपर मैंने समझाया, ये अ थिंग एडमायर्ड और वैल्यूड, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमने सभी का यूज़ देखा था, वो अपनी वेल्थ को, जो उसका धन है उसको वो एडमायर कर रही है, वैल्यूड कर रही है, जो उसके पास पोजीशन है उसके लिए, तो ऑफ आ जाएगा। शी इज़ प्राउड ऑफ हर वेल्थ हो जाएगा, यहाँ पर हर लगा हुआ है ना इसलिए। नेक्स्ट है, ही टेक्स प्राइड डैश पोएट्री। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, ही टेक्स प्राइड, उसे अपनी क्या है, पोएट्री पर क्या है, दिखाता है, गर्व दिखाता है, ही टेक्स प्राइड। तो यहाँ पर इन होगा, ऑफ होगा, फॉर होगा, या फिर ऑन का यूज़ होगा। एंड दिस इज़ योर होमवर्क। आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, आई एम बेस्ट डैश माई ब्रदर। तो यहाँ पर 9 को देखो एंड 10 को देखो, मैंने एक जैसे क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कहाँ पर बैक्स के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आएगा। 10 नंबर कहता है, शी वॉज बैक्स्ड डैश हर मदर इलनेस। यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, दो अलग अलग चीज़ें। आई एम बैक्स्ड डैश माई ब्रदर, मैं अपने भाई से परेशान हूँ, तो यहाँ पर बैक्स्ड के साथ में एट आएगा, विद आएगा, फॉर आएगा, या फिर ऑफ का यूज़ आएगा। बैक्स्ड के साथ में विद का यूज़ हम तब करते हैं जब भी हमें क्या बताना हो, जब भी हम अनॉयड होते हैं। अनॉयड किससे होते हैं, अनॉयड हो या फिर इरिटेट हो किसी पर्सन से। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, मैं अपने भाई से परेशान हूँ, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे। आई एम वेक्स्ड विद माई ब्रदर हो जाएगा। किसी पर्सन से परेशान है तो अनॉयड है, इरिटेटेड है तो विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, शी वॉज वेक्स्ड डैश हर मदर इलनेस। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अब देखो यहाँ पर वेक्स्ड के साथ में हम एट भी देख लेते हैं। वेक्स्ड एट का यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी सिचुएशन से परेशान होते हैं, जब हम किसी परेशानी, क्या है, कोई सिचुएशन है हमारी, उससे हम परेशान है, जैसे यहाँ पर मदर की इलनेस से वो परेशान है। शी वॉज वेक्स्ड डैश हर मदर्स इलनेस, या फिर किसी चीज़ से परेशान होगा तो हम ये यूज़ करेंगे, यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। वेक्स्ड अबाउट का यूज़ कब होता है, सिचुएशन और थिंग के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। किसी टॉपिक से परेशान है, वेक्स्ड, किसी टॉपिक में उलझ गया या फिर कोई इशू है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वेक्स्ड के साथ में अबाउट का यूज़ करते हैं। अब आप सोच लो यहाँ पर क्या आएगा 10 में, शी वॉज वेक्स्ड डैश हर मदर्स इलनेस। तो यहाँ पर वो क्या है, वो अपनी माँ की बीमारी से परेशान है, तो एक सिचुएशन है ना, तो सिचुएशन के लिए हम एट का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा, शी वॉज वेक्स्ड एट हर मदर्स इलनेस हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, एट हर मदर्स इलनेस हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। समझ आ गया, हमने सभी का यूज़ देख लिया। बैक्स का विद इन कब आएगा। नेक्स्ट है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डैश माई शोल्डर्स नाउ। अब जो जिम्मेदारियां हैं वो मेरे कंधों पर हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर जो यूज़ होगा वो हो जाएगा, ऑन का यूज़ होगा। ऑन का यूज़ होगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधों पर हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 12 नंबर है, ही इज़ इंडिपेंडेंट डैश हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑफ होगा, ओ डबल एफ वाला, या फिर ऑफ होगा, या फिर फॉर होगा, या फिर फ्रॉम का यूज़ होगा। वह अपने माता पिता पर निर्भर नहीं है, यानी कि वो क्या है, मतलब इंडिपेंडेंट, ही इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी ऑफ का यूज़ होगा, ओ एफ, ऑफ का यूज़ होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉट डिपेंडेंट का सेंस दे रहा है, ही इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हिज
पेरेंट्स यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडिंग ऑन, अपने माता पिता पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ऑफ का यूज़ किया है हमने, ये सेंस दे रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है इट इज़ 10 o'clock डैश माई वॉच, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, वॉच के पहले हम क्या लगाते हैं, तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो वाई का यूज़ होगा, इट इज़ 10 o'clock बाई माई वॉच हो जाएगा। ठीक है, टू फ्रॉम विद नहीं आएगा यहाँ पर, इसका मतलब होता है बाय का मतलब यहाँ पर होता है अकॉर्डिंग टू माई वॉच, ये सेंस दे रहा है मेरी घड़ी के अनुसार 10 बजे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नन डैश द ब्रेव डिजर्व द फेयर, तो नन के साथ में क्या पेयर बनाते हैं, नन बट हो जाएगा यहाँ पर, नन बट बनता है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, और कोई नहीं बल्कि जो ब्रेव हैं, बहादुर हैं, वही इसको डिजर्व करते हैं। तो नन बट का जो मतलब होता है ओनली होता है, जब भी सेंटेंस फॉर्मेट किया जाता है, फॉर्मेशन होता है, तो ओनली के लिए हम नन बट लगाते हैं, नन बट के लिए हम जब कन्वर्ट करते हैं तो ओनली लगाते हैं। ही वेंट डैश हिज डेप्थ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब वो अपनी जो भी उसकी शक्ति थी उसके ऊपर चला गया, बियॉन्ड किया उसने काम, तो बियॉन्ड हिज डेप्थ हो जाएगा, ही वेंट बियॉन्ड हिज डेप्थ हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर बियॉन्ड हिज डेप्थ हो जाएगा। मतलब ये बता रहा है कि वो जो एक सिचुएशन थी, जो उसकी सोच थी, उससे वो परे सोच रहा था, इन अ सिचुएशन टू डिफिकल्ट, तो ही वेंट बियॉन्ड हिज डेप्थ हो जाएगा। समझ आ गया, बियॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है शी वॉज सिटिंग इन हर ऑफिस डैश हर सेल्फ, यहाँ पर डैश हर सेल्फ, यहाँ पर जब कोई प्रपोजिशन लगेगा तो उसका मतलब हो जाएगा अकेली होना, तो यहाँ पर बाय हर सेल्फ हो जाएगा। शी वॉज सिटिंग इन हर ऑफिस बाय हर सेल्फ का मतलब होता है अलोन, अकेली बैठी है। ठीक है, यहाँ पर खुद से नहीं बैठी है, उसका सेंस आएगा अकेली बैठी है, बाय हर सेल्फ यानी अकेली बैठना। नेक्स्ट है हिज अटेनमेंट्स आर डैश योर्स, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अटेनमेंट्स आर डैश योर्स, यहाँ पर अंडर होगा, बीनीथ होगा, बियॉन्ड होगा या बिलो का यूज होगा। अटेनमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धियां, ATTAINMENTS, याद कर लेना, बहुत अच्छा वर्ड है। तो यहाँ पर बियॉन्ड भी हो जाएगा और बिलो भी हो जाएगा एक लाइन में, जो अगर हम समझे तो जब हम किसी भी लेवल या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन की तुलना करते हैं तो बिलो का यूज़ कर सकते हैं हमें यहाँ पर, इसका मतलब है कि उसकी उपलब्धियां तुम्हारे स्तर से यानी कम है। हिज अटेनमेंट्स आर बियॉन्ड योर्स यानी आर ग्रेटर देन भी है और बिलो भी हो सकता है, यहाँ पर इस तरीके से दोनों भी यहाँ पर फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यू मस्ट बिवेयर डैश टाइगर्स, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो जब भी अगर हम बिवेयर के साथ में प्रोविजन यूज़ करते हैं वो ऑफ होता है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, यानी जो जेब कतरे होते हैं, पिक पॉकेट्स बोलते हैं उनको, PIC के पिक, POCKET, पिक पॉकेट्स। बिवेयर ऑफ का मतलब होता है बी केयरफुल अबाउट, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर है ही क्वारल डैश माई ब्रदर, तो यहाँ पर विद होगा, टू होगा, फॉर होगा, एट होगा, यहाँ पर्सन से जब लड़ाई होगी तो हम विद का यूज़ करेंगे, ही क्वारल्ड विद माई ब्रदर हो जाएगा। अब थोड़ा क्वारल के भी हम प्रपोजिशन देख लेते हैं। क्वारल के साथ में हमने देख लिया विद कब आता है, जब भी कोई भी क्वारल है किसी पर्सन के साथ में होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फाइट विद समवन, जब भी होगा तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। और क्वारल का एट तब आता है, क्वारल के साथ में एट भी देख लेंगे अभी हम आगे। द थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस, तो ब्रोक इंटो होता है, ब्रोक इंटो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, तो जो चोर थे उनके घर में जबरदस्ती घुसे उसके घर में, तो ब्रोक इंटू का मतलब होता है ब्रेक इंटू का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रेक इंटू फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है एंटर बाई फोर्स, तो यानी फोर्सफुली किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, इस तरीके से ब्रोक इंटू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है हिज वाइफ डाइड डैश कैंसर, जब भी किसी की जो डेथ है वो बीमारी से होती है तो हम क्या लगाते हैं, कैंसर से डेथ होने पर हम क्या यूज़ करेंगे, वो हो जाएगा यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, इंटरनल कॉज है, बीमारी है, इसलिए ऑफ का यूज़ किया है हमने, हिज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है माई फादर वॉज एक्वेंटेड डैश हिम, मेरे पिताजी उससे परिचित हैं, तो एक्वेंटेड के साथ में हम विद लगाएंगे, किसी पर्सन से परिचित होने के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, माई वाइफ हैज़ बीन सफरिंग, तो फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम फीवर फॉर 2 days हो जाएगा, फ्रॉम फीवर हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर 23 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर पे क्या है, इसको देख लिया है हमने। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट गांधी जी वॉज बॉर्न डैश 1869, गांधी जी इन में हो जाएगा, इन 1869 हो जाएगा, बॉर्न इन। नेक्स्ट है द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स,
तो एयरप्लेन जो बादलों के कहाँ ऊपर उड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबव का यूज़ हो जाएगा, राइट ऑप्शन अबव हो जाएगा। द एयरप्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, ही इज़ मैरिड डैश माई कज़न, तो उसकी शादी किससे हुई, मेरे कज़न से हुई है, तो मेरी कज़न के साथ वो शादीशुदा है। तो यहाँ का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मैरिड टू यानी किसी से शादी होना, ये इसका सेंस होता है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मैरिड एंड प्लस पर्सन, उसके बीच में जो डैश है उसमें हम टू का यूज़ करेंगे। याद रखना, ही इज़ मैरिड टू माई कज़न हो जाएगा। जैसे ही इज़ मैरिड टू सीता, ही इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, राम इज़ मैरिड टू माई सिस्टर, किसी से शादी होना, ये याद रखना है आपको। ही इज़ मैरिड विद सीता, ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं गेट मैरिड टू, यानी इसका मतलब होता है, गेट मैरिड टू का मतलब होता है शादी हो जाना, ठीक है, शादी हो जाना हमने अभी देखा था। मैरिड टू का मतलब होता है किसी से शादी होना, गेट मैरिड टू शादी हो जाना। जैसे ही गॉट मैरिड टू सीता इन 2020, यानी उसकी शादी किससे हुई है, सीता से कब हुई, 2020 में, तो शादी हो गई है या फिर होगी, इस तरीके से भी हम यहाँ पर टू का यूज़ करते हैं। बाकी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे इसी का एक ऑप्शन देखो, एग्जाम्पल देखो, तो शी विल गेट मैरिड टू अ बिजनेसमैन, यानी शादी होगी या फिर हो गई है, इस तरीके से। मैरी प्लस पर्सन हो तो वहाँ पर हम नो प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे ही मैरिड सीता, तो यहाँ ये हो जाएगा ही मैरिड टू सीता, ये नहीं होगा। मैरी प्लस पर्सन हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम नो प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे शी मैरिड अ रिच मैन, तो यहाँ पर हम कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही मैरिड सीता, अगर मैरी प्लस पर्सन है तो वहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। मैरी नो प्रपोजिशन लेता है, गेट मैरिड टू के साथ प्रपोजिशन आता है। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था मैरिड के साथ में भी टू आता है, और कब आता है वो भी देख लिया। मैरिड के साथ में टू आएगा एंड मैरी के साथ में नो प्रपोजिशन आएगा, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया है। मैरी यानी नो प्रपोजिशन, मैरी प्लस पर्सन यानी नो प्रपोजिशन। ही मैरिड सीता, शी मैरिड अ रिच मैन, इस तरीके, शी मैरिड अ रिच मैन, ही मैरिड टू सीता, ये नहीं होगा। बाकी के और बता देती हूँ मैं आपको। मैरिज के साथ में बिटवीन कब आएगा, मैरिज बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों की शादी। अगर एग्जाम में बहुत रेयर होते हैं ये कॉन्सेप्ट, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता दे रही हूँ आपको। मैरिड के साथ में बिटवीन कब आता है, मैरिज बिटवीन टू पर्सन, यानी मैरिज बिटवीन राम एंड सीता, दो लोगों के, राम एंड सीता के बीच में शादी, दो लोगों की शादी। मैरिज बिटवीन द टू फैमिलीज, यानी दो परिवारों के बीच की शादी, इस तरीके से जब एक जनरल सेंस की बात होती है तो वहां पर हम बिटवीन का यूज भी कर लेते हैं। एंड अब थोड़ा सा अमंग का यूज देख लेते हैं। मैरिज अमंग, यानी मैरिज अमंग इज इक्वल टू मैनी पर्सन या फिर ग्रुप की जब बात होगी, एक जनरल बड़ी सेंस में बात होगी। जैसे मैरिज अमंग रॉयल फैमिलीज, इस तरीके से रॉयल फैमिलीज। मैरिज अमंग ट्राइब्स, यानी जो ट्राइब्स होती हैं उनके बीच में जो शादियां होती हैं, उनको जब हम बात करेंगे, दो की बात करेंगे तो हमें पता बिटवीन लगाएंगे। दो से ज़्यादा जैसे फैमिलीज की बात करेंगे, ट्राइब की बात करेंगे, किसी सोसाइटी की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम अमंग का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैरिड के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ कब करते हैं, मैरिड प्लस क्या हो, टाइम पीरियड हो, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, एक टाइम पीरियड की बात करें, मतलब उनको शादी किए हुए 10 साल हो गए, एक समय की जब बात करेंगे तो वहाँ पर हम प्रपोजिशन फॉर का भी यूज़ करते हैं। जैसे दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, वी हैव बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स, इस तरीके से आपको याद रखना है। इनको भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जब एक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, वी हैव बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स, इस तरीके से। विद का यूज़ कहाँ करते हैं, विद का यूज़ तब होता है जब कहते हैं कि दो बच्चों के साथ में वो हंसी खुशी रहता है, यानी खुशी खुशी। जैसे ही इज़ मैरिड टू चिल्ड्रन, ही इज़ मैरिड विद टू चिल्ड्रन, तो विद का यानी बच्चों शादी थोड़ी हुई, विद का मतलब हो जाता है वो बच्चों के दो बच्चे हैं, शादी के बाद में उसके दो बच्चे। ही इज़ मैरिड विद टू चिल्ड्रन का मतलब बच्चों शादी नहीं हुई, उसके शादी के बाद दो बच्चे, इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। एंड और भी देख लेते हैं। मैरिज इनटू का यूज़ कहाँ होता है, मैरिज इनटू किसी की फैमिली में शादी होना, जैसे शी मैरिड इनटू अ रिच फैमिली, इस तरीके से। मैरिज प्लस एज कहाँ बताते हैं, जैसे शी गॉट मैरिड एट 20, तो यहाँ पर हमने अभी लिखा है ना, ऊपर लिखा है मैरिज एट 20, वहाँ पर ऑप्शन जगह नहीं थी, इसलिए शी गॉट मैरिड एट 20। जब हम एज की बात करेंगे तो वहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं। जैसे शी गॉट मैरिड एट 20, ही गॉट मैरिड एट एन अर्ली एज, उसकी शादी 20 साल की उम्र में हुई, इस तरीके जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम एट का भी यूज़ करते हैं।
चलो फिर से क्विक रिवीजन करा देती हूँ। मैरिड टू का यूज करेंगे, मैरिड टू यानी सब्जेक्ट हो इज एम आर हो प्लस मैरिड हो प्लस टू का यूज करते हैं पर्सन का, जैसे ही इज मैरिड टू कमला, इस तरीके से। एंड देखते हैं गेट मैरिड टू भी होता है, मतलब होता है शादी हो जाना। शी गॉट मैरिड टू मीना इन 2020, इस तरीके से। एंड ये याद रखना मैरी के साथ में नो प्रपोजिशन आता है, मैरी प्लस पर्सन हो तो वहां पर नो प्रपोजिशन आएगा, जैसे ही मैरिड कमला तो वहां पर नो प्रपोजिशन आएगा। एंड देखते हैं हमने देख लिया है मैरिज के साथ में बिटवीन कब आएगा, दो लोगों की शादी होगी, मैरिज बिटवीन सोहन एंड कमला, इस तरीके से। एंड मैरिज अमंग का यूज होगा, मैरिज अमंग रॉयल फैमिलीज, इस तरीके से करते हैं। मैरिज के साथ विद का यूज हमने बता दिया है, जैसे कहेंगे कि वो दो बच्चों के साथ में शादीशुदा है तो मीना इज मैरिड विद 3 चिल्ड्रन, इस तरीके से। मैरिड इनटू का मतलब भी हमने देख लिया है, शी मैरिड इनटू अ रिच फैमिली, शी मैरिड इनटू अ रॉयल फैमिली, किसी के परिवार में शादी होना। एंड मैरिड फॉर का यूज हमने देख लिया, टाइम पीरियड को बताने के लिए करते हैं, वी हैव मैरिड फॉर 5 ईयर्स, हम 5 सालों से शादीशुदा, इस तरीके से। मैरिड फॉर हमने टाइम पीरियड के लिए देखा है। और एंड सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम की, दे हैव बीन मैरिड सिंस 2015। अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वहां पर हम सिंस का भी यूज करते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये जो प्रपोजिशन आपको लग रहा है कि यहाँ फिट हो सकती है वही यहाँ पर फिट होंगी। हमने ये देख लिया है कहाँ फॉर लग रहा है, कहाँ सिंस लग रहा है। जहाँ फॉर का काम करता है वहां मैरिड के साथ में फॉर लगेगा, जहाँ सिंस पॉइंट ऑफ टाइम का काम करता है वहां पर मैरिड के साथ में सिंस लगेगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, शी इज प्रोफिशिएंट डैश प्लेइंग द पियानो। तो यहाँ प्रोफिशिएंट के साथ में कौन कौन प्रपोजिशन आते हैं। प्रोफिशिएंट के साथ में हम 2 प्रपोजिशन का यूज करते हैं, एक तो एट का करते हैं, एंड किसका करते हैं, हम इनका भी करते हैं। एट का यूज कहाँ होता है, जब भी हम किसी स्किल या एक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। प्रोफिशिएंट एट प्लस स्किल या फिर एक्टिविटी, जैसे प्रोफिशिएंट एट प्लेइंग पियानो, प्रोफिशिएंट एट डांसिंग, प्रोफिशिएंट एट टीचिंग। अब प्रोफिशिएंट के साथ में प्रपोजिशन इनका यूज वहां करते हैं जब भी किसी सब्जेक्ट की बात हो या फिर फील्ड की बात हो, जैसे प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स, इस तरीके से। कोई फील्ड हो, कोई एरिया हो तो वहां पर जैसे स्किल की बात हो रही है पियानो में तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, द कैट जम्प्ड डैश द फेंस टू एस्केप द डॉग। तो यहाँ पर बिल्ली है जो कूद गई कुत्ते से बचने के लिए, तो यहाँ पर ओवर का यूज होगा। ओवर का मतलब होता है ऊपर से ऊपर, मतलब क्रॉस करके जाएगी ना। जम्प्ड ओवर द वॉल, जम्प्ड ओवर द फेंस, इस तरीके से कुत्ते से बचने के लिए बिल्ली जो फेंस थे उसके ऊपर कूद गई। नेक्स्ट है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 8 o'clock दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सिंस हो जाएगा। सिंस का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम से अब तक, यानी एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है 8 o'clock से 8 o'clock दिस मॉर्निंग, तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे सिंस 8 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे। सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं, स्पेसिफिक टाइम से टिल स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। और ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 5 hours, फॉर 3 hours, इस तरीके से। स्पेसिफिक टाइम के लिए से अब तक की जब बात करेंगे तो हम सिंस का यूज करेंगे, ड्यूरेशन की बात करेंगे तो हम फॉर का यूज करते हैं। मैं सुबह 8 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स डैश द 2 स्टूडेंट। तो 2 के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, बिटवीन यानी 2 लोगों के लिए, बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन 2 बॉयज, इस तरीके से। एंड अमंग का यूज 2 से ज़्यादा के लिए। द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अबव का यूज होगा। अबव का मतलब होता है हाइयर लेवल, प्लेन क्लाउड से ऊपर था, यानी ओवर का मतलब होता है जो मूवमेंट है ऊपर से रहा होगा ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबव हो जाएगा। अबव जैसे वर्ड फ्लू अबव द हाउस, यानी विमान बादलों के ऊपर उड़ा, इस तरीके की अबव का यूज हम यहाँ पर करेंगे। राइट ऑप्शन अबव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट कंपेयर हिम डैश हिज ब्रदर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा विद हो जाएगा। कंपेयर विद कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं, कंपेयर राम विद श्याम। कंपेयर के साथ में टू तब आता है जब मेटाफर की बात होती है, जैसे ही कंपेयर्ड हर टू अ रोज। एक कंपैरिजन, एक पोएटिक कंपैरिजन के लिए हम टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, शी इज टायर्ड डैश वर्किंग ऑल डे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हम फ्रॉम का यूज करेंगे। टायर्ड फ्रॉम का मतलब होता है फिजिकल टायर्डनेस, मतलब फिजिकली वो टायर्ड है। टायर्ड फ्रॉम वर्क, टायर्ड फ्रॉम रनिंग। और टायर्ड ऑफ का यूज होता है जब कोई बोर हो जाता है, जैसे टायर्ड ऑफ होमवर्क, टायर्ड ऑफ नॉइज, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, द शॉप इज ओपन डैश 9 AM to 9 PM। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्रॉम का करेंगे। फ्रॉम यानी टू, फ्रॉम से लेके टू तक, इससे लेकर इस तक, मतलब क्लोज कब से, 9 बजे से लेके 9 सुबह से 9 शाम तक की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे,
यहाँ पर फ्रॉम से लेके टू का यूज़ करेंगे। दुकान 9 बजे से 9 बजे तक खुली रहेगी, इस तरीके से। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम 9 to 5, इस तरीके से है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ही डाइड डैश ओवरवर्क। ओवरवर्क यानी बहुत काम की वजह से वो मर गया। डाई ऑफ यूज होता है इंटरनल कॉज के लिए, जैसे डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ हंगर, इस तरीके से। एंड डाई फ्रॉम का यूज कहाँ होता है? एक्सटर्नल कॉज के लिए। तो डाई ऑफ हम का यूज करते हैं इंटरनल कॉज, जैसे डाई कैंसर से मर गया, हंगर से मर गया। एंड डाई के साथ में फ्रॉम कब आता है? जब एक्सटर्नल कॉज होता है, जैसे डाई फ्रॉम एक्सीडेंट, डाई फ्रॉम इंजरी, ये एक्सटर्नल हुआ ना। कोई भी चीज़ें जब बाहर से परेशान करेंगी तो वो एक्सटर्नल हो गया। डाई के साथ में हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, यहाँ पर फ्रॉम होना चाहिए, FROM, फ्रॉम हो जाएगा। डाई ऑफ यानी अंदर के लिए, डाई फ्रॉम यानी बाहर से चीज़ों से जब मृत्यु होती है उसके लिए करते हैं। एंड डाई वाई का यूज़ हम करते हैं जब मेथड से, जैसे डाई वाई हैंगिंग, डाई वाई सुसाइड, इस तरीके से। तो अब आपको ये बताना है कि ही डाइड डैश ओवरवर्क, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा? ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, बाई होगा, किस से डेथ हो रही है? तो ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके अपना आंसर देंगे आप, क्या होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कीप द बुक्स डैश द सेल्फ, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑन हो जाएगा। ऑन सरफेस के ऊपर के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द शेल्फ, तो ऑन हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। किताबों को शेल्फ पर रखो, सरफेस के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ही कांग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, तो ऑन यूज़ हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्रेशन ऑन हो जाएगा, कंग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑन। नेक्स्ट है, बी शुड अवॉइड डैश द रूल्स ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पर अवॉइड के साथ में वाई का यूज़ होता है। अवॉइड वाई का मतलब होता है नियमों का पालन करना, तो राइट ऑप्शन वाई हो जाएगा। ये फिक्स है, याद रखना इसको। अवॉइड बाई रूल्स होता है, अवॉइड बाई लॉ होता है, तो वाई आ जाएगा। द मैन इज ब्लाइंड डैश वन आई, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? जब भी कोई आंख से अंधा होता है, ब्लाइंड इन वन आई, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ब्लाइंड इन राइट आई, एक वह आदमी एक आंख से अंधा है, तो हम इनका यूज़ करेंगे। ब्लाइंड के साथ में टू कब आता है? जब जानबूझकर इग्नोर करना, समझ नहीं आ रहा, मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे किसी की फॉल्ट को अनदेखा करना, तो वहाँ पर अंधा मतलब ऐसे हुआ ना, फिजिकली थोड़ी अंधा हुआ। तो ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट, ही इज ब्लाइंड टू द ट्रुथ, इस तरीके से। सच को ना देखना या फिर अंधा बन जाना। ब्लाइंड के साथ में विद कब आता है? किसी इमोशन से अंधा हो जाए, जैसे प्यार में वो अंधा हो गया, गुस्से में अंधा हो गया, जैसे ब्लाइंड विद एंगर, ब्लाइंड विद जेलसी, ब्लाइंड विद लव, इस तरीके से। ईर्ष्या से अंधा हो जाना, प्यार से अंधा हो जाना। ब्लाइंड के साथ फ्रॉम तब आता है जब कॉज उसके वजह से अंधा हुआ, कोई भी कारण था अंधा होने की, जैसे ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, यानी क्या कारण था? कोई जन्म से अंधा है। ब्लाइंड फ्रॉम डिजीज यानी कोई बीमारी हुई होगी तब वो अंधा हुआ है ना, इस तरीके से अंधेपन का कारण। और ब्लाइंड के साथ वाई तब आता है किसी चीज की वजह से टेम्परेरी ना देख पा रहा हो, जैसे टेम्परेरी की बात करेंगे तो वाई का यूज करेंगे, जैसे ही वॉज ब्लाइंडेड बाय द सनलाइट, यानी अभी तो उसको थोड़ी थोड़ी धूप पड़ रही है ना, इस वजह से वो देख नहीं पा रहा है, जैसे कहीं छाँव में जाएगा उसको दिखाई देगा। ही वॉज ब्लाइंडेड बाय स्मोक, यानी धुएं की वजह से उसको नहीं दिख रहा है। तो हमने इनको सभी को देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, शी इज़ एफ्रेड डैश स्पाइडर्स, तो वो किसी स्पाइडर से डरती है, मकड़ियों से। तो इसके साथ में क्या यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। एफ्रेड ऑफ डॉग्स, एफ्रेड ऑफ डार्कनेस, इसलिए ऑफ आता है। ही हैज़ अ ग्रेट टेस्ट डैश क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ पर हो जाएगा टेस्ट फॉर होता है, टेस्ट फॉर लाइकिंग, जैसे टेस्ट फॉर म्यूजिक, टेस्ट फॉर पोइट्री, टेस्ट फॉर आर्ट। उसे शास्त्रीय संगीत का अच्छा स्वाद है, यानी वो जानती है, इस तरीके से। जब ही जानता है तो टेस्ट फॉर लाइकिंग हो जाता है, फॉर लगेगा। आई एम नॉट फैमिलियर डैश दिस लोकेलिटी, तो यहाँ पर फैमिलियर के साथ में विद आएगा। फैमिलियर विद यानी जान पहचान होना। फैमिलियर विद दिल्ली, फैमिलियर विद दिस प्लेस, फैमिलियर विद रूल्स। फैमिलियर के साथ में टू तब आता है जो जैसे किसी पर्सन की बात हो रही है, जैसे दिस प्लेस इज फैमिलियर टू मी, इस तरीके से, मैं इससे परिचित हूँ, इस तरीके से। तो टू कब आएगा ये भी याद रखना, विद कब आएगा ये भी याद रखना। जब किसी मतलब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे या फिर कोई सिटी है या फिर और कुछ है तो हम विद लगाएंगे। बाकी जब पर्सन की बात होगी, नोन टू समवन, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अंडर हो जाएगा। अंडर का मतलब होता है बिल्कुल नीचे, अंडर द टेबल, अंडर द ब्रिज। बिलो का मतलब होता है बिलो, लोअर, बट एग्जैक्ट नीचे नहीं होता है। एग्जैक्टली नीचे के लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं, और जनरल नीचे की बात करते हैं तो हम बिलो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ही सैड डैश द शेड ऑफ अ ट्री, तो वो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? वह पेड़ की छाया में बैठा, तो इन लगाएंगे। सैट इन द सिट इन द शेड हो जाएगा। रेस्ट इन द शेड होता है। अंडर द शेड का मतलब होता है रेयरली यूज्ड होता है, इसका मतलब रेयर यूज होता है। इज देयर एनी रेमेडी डैश दिस डिजीज, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन फॉर हो जाएगा। रेमेडी फॉर यानी इलाज होना, तो राइट ऑप्शन फॉर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड होमवर्क मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक्सपर्ट ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डे।
डैश द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आर होगा, वर होगा, इज होगा या फिर बी का यूज़ होगा। तो यहाँ पर दो नाउन है, टू नाउन्स जॉइंड बाई एंड एक्सप्रेस वन आइडिया। ये आपको याद रखना है, जब भी दो नाउन एंड से जुड़ी हो, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करें, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा, इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर ये दो नाउन है ना, ट्रुथ अलग नाउन है, ऑनेस्टी अलग नाउन है, दो डिफरेंट नाउन है ना, एंड कंबाइंड आइडिया को बता रही है, एक साथ आइडिया एक आ रहा है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी हो गया, हैमर एंड सिकिल हो गया, एंड राइज एंड फॉल हो गया। इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर भी होता है, ये सब अपने साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब इनके साथ में आती है। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का इज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, मिल्क एंड हनी डैश कॉस्टली थिंग्स। जो दूध और हनी होता है, शहद होता है, वो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, इज होगा, आर होगा, वॉज होगा या फिर हैज़ बीन का यूज़ होगा। मिल्क एंड हनी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या है, दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, तो इनको हम अलग अलग काउंट करेंगे। जब अलग अलग काउंट करेंगे तो ये दो नाउन हो जाएंगे, और दो नाउन के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी आर हो जाएगा। टू डिफरेंट थिंग्स है ना, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। मिल्क एंड हनी आर कॉस्टली थिंग्स हो जाएगा। जब दो चीज़ें एक सेंस देंगी तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, जब दो चीज़ें अलग अलग सेंस देंगी तो प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे टी एंड कॉफ़ी, तो इसमें भी हम प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करेंगे। जैसे पेन एंड पेंसिल, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें भी हम प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइस एंड फिश डैश माय फेवरेट डिश। देखो यहाँ पर एक कंबाइंड डिश की बात की जा रही है, एक बोल में अगर उसको सर्व किया गया होगा तो एक कंबाइंड डिश के सेंस में इसको दिया गया होगा। इसीलिए जब कोई कंबाइंड डिश की बात की जाती है तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि एक ही आइडिया है, एक एंट्री की बात कर रही हैं, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। राइस एंड फिश इज़ माय फेवरेट डिश। जैसे करी एंड राइस भी होता है, तो ये भी कंबाइंड डिश होती है, एक ही डिश होती है, एक साथ दी जाती है, इसीलिए। ईदर ही और आई डैश गिल्टी। तो जब ईदर और नीदर नॉर का पेयर बनता है, तो और नॉर के बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो आई के साथ में एम आता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन एम हो जाएगा। ईदर ही और आई एम गिल्टी हो जाएगा, या तो मैं या तो वो गिल्टी है। इस तरीके से ईदर और का जब भी पेयर बनता है तो वो किसके साथ बनता है, और के बाद का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है वर्ब। जैसे एक फॉर एग्जांपल ईदर ही और यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू के साथ में हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, द हिमालयाज डैश मैनी पिक्स। हिमालयाज के बहुत सारे पिक्स है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस आर ऑलवेज प्यूरल। आपको याद रखना है, इनको हम प्यूरल में काउंट करते हैं, तो द हिमालयाज हैव मैनी पिक्स हो जाएगा। ये रेंजेस है ना, तो इनको हम हमेशा प्यूरल में काउंट करते हैं, तो प्यूरल वर्ब आती है इनके साथ में। जैसे द आल्प्स आर ब्यूटीफुल, तो इसी तरीके से तो यहाँ पे द आल्प्स के साथ में हमने आर का यूज़ किया है। ये रेंजेस हैं, इसको हम क्या करेंगे, प्यूरल के सेंस में इसको काउंट करेंगे। और देखते हैं द एंडीज, तो इसमें भी हम हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। आल्प्स में, एंडीज में, हिमालयाज में, इसी तरीके से हाई पीक, द एंडीज हैव हाई पीक्स हो जाएगा, तो हम प्यूरल वर्ब का यूज़ करेंगे यहाँ पर रेंजेस के साथ में। नेक्स्ट है, इट इज़ आई हु डैश डन दिस। ये मैं हूँ जिसने किया है, तो आई हु से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो आई के लिए एम आ जाएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर एम हो जाएगा। इट इज़ आई हु एम डन दिस। हु अपने एंटीसीडेंट यानी अपने पहले वाले के हिसाब से वर्ब लेता है, यहाँ को ही होता तो इज हो जाता। जैसे इट इज़ दे हु, तो यहाँ पर दे क्या है, प्यूरल है, तो प्यूरल के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। दे हैव वन, इट इज़ दे हु हैव वन हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ देख लिया हमने। नेक्स्ट है, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। स्लो एंड स्टडी एक प्रोवर्ब का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा राइट ऑप्शन, ये आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। प्यूरल आएगा, सिंगुलर आएगा, विनिंग होगा या फिर हैव वन का यूज़ होगा। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट है, ही एंड नॉट आई डैश डन दिस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर ही एंड नॉट आई, यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है ना वो ही है, नॉट से जुड़ा हुआ ये सेंटेंस है, इसीलिए हम ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे एज वेल एज से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, एंड बोथ से जुड़ा हो, और किससे जुड़ा हो, एज वेल एज से देख लिया हमने, और टुगेदर बाई से जुड़ा हो, टुगेदर विद से जुड़ा हो, तो हम उसके इनसे पहले जो वर्ब सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी नॉट हर सिस्टर डैश अप्लाइड, तो यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग हैज़ आ जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, ही नॉट आई हैज़ डन दिस, तो ही के लिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा शी के लिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। देखते हैं और देखते हैं एग्जांपल, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर नॉट से पहले क्या है, एंड से पहले क्या राम है, तो राम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर भी हो जाएगा हैज़, हो जाएगा हैज़ फील्ड। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स डैश नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। तो कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, हम उसको भले ही उसमें एस लगा हो सिंगुलर में काउंट करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इस तरीके से। तो जैसे इकोनॉमिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, इस तरीके से। तो वहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया है, हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। एंड मैथमेटिक्स के साथ में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं। 10 kilograms of sugar dash enough for me। क्वांटिटी मेजरमेंट ट्रीट इट एज वन यूनिट। आपको याद रखना है क्वांटिटी हो, मेजरमेंट हो, कोई भी वेट हो, कोई भी डिस्टेंस हो, हम हमेशा उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन इज हो जाएगा 10 kilograms ऑफ शुगर इज इनफ फॉर मी। जैसे 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो यहाँ क्या आ जाएगा डैश में, अब आप सोच लो, यहाँ पर एक क्वांटिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज, हो जाएगा इनफ, इज इनफ फॉर अस, इस तरीके से। और देखते हैं एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं 10 ईयर्स डैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 ईयर्स एक ड्यूरेशन की बात की जा रही है, इज़ अ लॉन्ग टाइम या फिर लॉन्ग कह सकते हैं ड्यूरेशन। यहाँ पर भी यूज़ करेंगे वो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो 10 ईयर्स इज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम होता है, 10 साल का लंबा समय होता है, एज हो जाएगा 10 ईयर्स इज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द रेस्ट ऑफ द बुक डैश नॉट फिनिश्ड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, ये इसका रूल याद कर लो, रेस्ट ऑफ के बाद में जो ऑफ लगता है, ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर द बुक सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, द रेस्ट ऑफ द बुक इज नॉट फिनिश्ड हो जाएगा। और एग्जाम्पल से समझते हैं, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो रेस्ट ऑफ द के बाद में स्टूडेंट्स लगा है जो कि प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है द रेस्ट ऑफ के बाद में जो भी नाउन होगा, प्लूरल तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स। तो ऑयल एंड वाटर दो अलग अलग सब्सटेंस है, इनको एक साथ नहीं किया जा सकता है, तो ये अलग अलग हो गए, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसमें टू डिफरेंट आइडियाज है, टू डिफरेंट सब्सटेंस हो, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, तो इस तरीके से आग और पानी एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं, तो यही इसका सेंस निकलता है, तो हम प्लूरल में इसको यूज करते हैं। डस सिंगुलर है, डू प्लूरल है। नेक्स्ट है गुलिवर ट्रेवल्स डैश अ फेमस सटायर। तो गुलिवर ट्रेवल जोनाथन स्विफ्ट का लिखा हुआ एक वर्क है, तो ये क्या है, एक वर्क की बात हो रही है। जैसे कोई भी बुक का नाम हो, कोई भी नॉवेल्स का नाम हो, कोई भी प्लेस का नाम हो, और क्या हो, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो, किसी भी पोएम का नाम हो, हमेशा हम उसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, किसी भी नाम की बात कर रहे हैं, बहुत सारी पोएम नहीं, एक की बात कर रही हूँ मैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन इज हो जाएगा यहाँ पर, गुलिवर ट्रेवल्स इज अ फेमस सटायर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल द फर्नीचर डैश कॉस्टली। तो फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। इज हो जाएगा ऑल द फर्नीचर इज कॉस्टली हो जाएगा, ऑल द फर्नीचर इज कॉस्टली हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे और भी अगर इसके साथ में फर्नीचर ना हो और क्या क्या वर्ड हो, तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे लगेज हो, एडवाइस हो, और क्या हो, इंफॉर्मेशन हो, इक्विपमेंट हो, तो ये सब भी अपने साथ में क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब कर लेते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, लगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, इन सब के साथ में फर्नीचर के जैसे ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अ लॉट ऑफ मनी डैश बीन स्पेंड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, हैज़ होगा, हैव होगा, इज होगा, या फिर आर का यूज होगा। मनी क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सिंगल वर्ब का यूज करते हैं, तो इज स्पेंड हो जाएगा। अ लॉट ऑफ मनी इज बीन, हैज़ बीन हो जाएगा ना, ये इज नहीं है, हुआ यहाँ हैज़ होगा। अ लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंड हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर जैसे मच मनी इज वेस्टेड, तो इस तरीके से अ लिटिल मनी इज इनफ हो जाएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हैज़ हो जाएगा, मनी को गिना नहीं जा सकता है ना, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हैज़ होगा, इज नहीं होगा, वो गलत
मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एवरी इंच ऑफ द फील्ड डैश सर्च्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, एवरी हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है तो वॉज हो जाएगा, एवरी इंच ऑफ द फील्ड वॉज सर्च्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, रेन डैश फ्रॉम द स्काई। एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, एंड रेन के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, रेन क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम किस में यूज़ करेंगे, इसको हम इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। वैसे भी बारिश आसमान से ही गिरती है तो वैसे भी क्या हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। इसके साथ में फॉल्स आएगा, जैसे स्नो फॉल्स होती है, डस्ट सेटल्स होती है, तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई हो जाएगा। नेक्स्ट है द सन डैश इन द वेस्ट। तो सन क्या है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, सेट्स हो जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द सन सेट्स, SETS होगा, SESTS नहीं होगा, SETS सेट्स इन द बेस्ट हो जाएगा। ईच डे एंड ईच आर डैश इट्स ड्यूटी। तो ईच, ईदर, ईदर, इन सब के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, ब्रिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन पेन डैश अवेलेबल देयर। देखो मोर देन के बाद में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। वैसे सेंस तो ये मोर देन वन देखने में लगता है कि प्लूरल देता है, बट नहीं, हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं।